25 अगस्त 2022 का दिन था। मुंबई की अंधेरी में रहने वाली 15 साल की वंशिका राठौड़ हर दिन की तरह अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकलती है। अक्सर वह अपने स्कूल से 2:30 पर निकलती है। 3 बजे तक घर वापस आ जाती थी। लेकिन आज यानी कि 25 अगस्त 2022 को शाम के 5 बजे तक भी वंशिका घर वापस नहीं पहुंचती है। जब वंशिता घर वापस नहीं आती है तो घर वाले परेशान होकर उसके मोबाइल पर कॉल करते हैं। आजकल सभी स्कूल्स में मोबाइल ले जाना आम बात है, लेकिन यहाँ पर वंशिता राठौड़ का जो मोबाइल है वह स्विच ऑफ आ रहा था। अब घर वाले थोड़ा परेशान होते हैं और बिना देरी किए वंशिता राठौड़ के स्कूल में जाते हैं। और जब वहां पर जाकर जांच पड़ताल करते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वंशिता राठौड़ तो आज स्कूल आई ही नहीं है। अब यह बात सुनकर घर वाले और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कुछ देर इधर उधर ढूंढने के बाद घर वाले अंधेरी पुलिस स्टेशन में जाते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं। वो वंशिता राठौड़ की मिसिंग रिपोर्ट फाइल कर देते हैं। पुलिस भी अपने एंड से वंशिता की खोजबीन शुरू कर देती है। सबसे पहले वंशिता के स्कूल जाकर इस बात को कंफर्म किया जाता है कि उस दिन वह स्कूल आई थी या नहीं। तो वहां से मालूम चलता है कि उस दिन एक्चुअल में वंशिता अपने स्कूल गई ही नहीं थी। अब इसी तरह 25 अगस्त 2022 की पूरी रात बीत जाती है। दिन आ जाता है 26 अगस्त 2022 का। सुबह के तकरीबन 11 बजे अंधेरी पुलिस के पास एक कॉल आती है कि नायगांव रेलवे स्टेशन के पास एक संदिग्ध बैग पड़ा हुआ है। पुलिस बिना देरी किए मौका वारदात पर पहुंचती है। उस बैग को खोलती है तो उस बैग के अंदर से एक 15-16 साल की लड़की की डेड बॉडी निकलती है। पुलिस को मालूम चल जाता है कि यह वही लड़की है जिसकी मिसिंग रिपोर्ट पिछली रात को फाइल की गई थी। वंशिता राठौड़ के घर वालों को इस बारे में खबर दी जाती है। घर वाले आकर बॉडी की शिनाख्त कर लेते हैं और यह कंफर्म हो जाता है कि यह और डेड बॉडी वंशिता राठौड़ की ही है। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक 15 साल की लड़की जिसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, उसकी इतनी बेरहमी से हत्या किसने की? क्योंकि उसके शरीर पर 20 से 22 बार चाकू से गोदने के निशान मिले थे। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। अब क्योंकि यह मामला एक माइनर लड़की की हत्या का था, इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच की 10 टीमें तैयार की जाती हैं, जिनको अलग अलग काम पर लगा दिया जाता है। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही सीरियसली कर रही थी। पुलिस सबसे पहले वंशिता के घर से लेकर उसके स्कूल के बीच में आने वाले सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू करती है। ये काफी टाइम लेने वाला काम था, लेकिन पुलिस पूरी शिद्दत के साथ इस काम को कर रही थी। इन्हीं सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को देखने को मिलता है कि उस दिन वंशिता अपने स्कूल के रास्ते पर ना जाकर एक दूसरे रास्ते पर गई थी और उसी रास्ते पर आगे जाकर उसकी मुलाकात दो लड़कों से होती है और फिर वंशिता उन्हीं दो लड़कों के साथ चली जाती है। अब यह लड़के कौन थे, इसकी जानकारी निकालना भी एक बड़ा टास्क था। तो पुलिस यहाँ पर वंशिता की सीडीआर यानी कि कॉल डिटेल खंगालती है, जिसमें पुलिस को मालूम चलता है कि आखिरी बार वंशिता को एक लड़के के नंबर से कॉल आई थी और इस लड़के का नाम संतोष था। पुलिस उसके नंबर से उसकी डिटेल्स लेती है और उसके घर पर छानबीन करने के लिए पहुंच जाती है। तो पुलिस को मालूम चलता है कि जो संतोष है वो पिछले दिन यानी कि 25 तारीख से ही अपने घर से फरार है। अब सीसीटीवी फुटेज उनके घर वालों को दिखाया जाता है तो वहां से कंफर्म हो जाता है कि वंशिता को उस दिन जो दो लड़के मिले थे उसमें से एक संतोष ही था और दूसरा लड़का संतोष का दोस्त विशाल था। अब विशाल के बारे में छानबीन की जाती है। विशाल के घर जाया जाता है तो मालूम चलता है कि विशाल भी 25 तारीख से ही घर से फरार है। अब पुलिस को यहां तक यह तो मालूम चल चुका था कि वंशिता की हत्या के पीछे संतोष और विशाल का कोई ना कोई हाथ जरूर है। इसी वजह से वह अपने घर से फरार हैं। तो पुलिस को सबसे पहले संतोष और विशाल को ही ढूंढना था। अब क्योंकि पुलिस को यह मालूम चल चुका था कि विशाल और संतोष घर से फरार हैं, तो पुलिस ने अंदाजा लगाया कि घर से फरार होने के बाद वह किसी रेलवे स्टेशन पर जरूर गए होंगे, क्योंकि वहीं पर वो बाई ट्रेन फरार हुए होंगे। और इसी अंदाजे के हिसाब से पुलिस कम 1000 सीसीटीवी कैमरों की जांच करती है। उनमें फुटेज देखा जाता है। मुंबई में क्योंकि बहुत सारे रेलवे स्टेशन हैं, उन सभी स्टेशन की फुटेज जब देखी जाती है तो विरार रेलवे स्टेशन पर उन्हें वो दोनों लड़के जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन में बैठते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस को यह पहली लीड मिलती है। जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन जिस रूट पर जाती थी, उस रूट पर पड़ने वाले सभी रेलवे स्टेशन के जो सीसीटीवी कैमरे हैं, उनकी फुटेज यहाँ पर एग्जामिन करना शुरू कर दिया जाता है। यह काफी टाइम कंज्यूमिंग काम था, लेकिन पुलिस अभी भी पूरी शिद्दत के साथ इस केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। और ऐसे ही कैमरों को देखते देखते पुलिस को मालूम चलता है
कि वो लोग पहले जयपुर गए थे। जयपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद उसके बाद वो अजमेर गए और उसी रास्ते को फॉलो करते हुए वो जम्मू के वैष्णो देवी गए। वैष्णो देवी जाने के बाद फिर से वह वापस गुजरात आए और यहां तक पुलिस को यह मालूम चल चुका था कि उनकी आखिरी लोकेशन गुजरात की थी। अब इसी तरीके से सीसीटीवी फुटेज और सभी डाटा को कनेक्ट करते हुए पुलिस यहां पर एक हफ्ते के बाद पालनपुर के एक होटल से इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें मुंबई लाया जाता है और अब सारी कहानी खुलकर सामने आती है। सबसे पहले ये पुलिस को बताते हैं कि 25 अगस्त 2022 को वंशिता को मिलने के लिए संतोष ने ही बुलाया था और वंशिता को लेकर ये दोनों विशाल के घर गए थे। विशाल के घर जाने के बाद कुछ घंटों तक जो संतोष है उसने वंशिता के साथ समय बिताया और जिस वक्त वंशिता वहां से जाने लगती है तो वह संतोष से कहती है कि आज हम आखिरी बार मिलने आई हूं। आज के बाद मैं तुमसे कभी मिलने नहीं आऊंगी। और इसी बात पर जो संतोष है वह भड़क जाता है। संतोष का दोस्त विशाल भी वहीं पर खड़ा हुआ था और देखते ही देखते इन्होंने पहले से एक चाकू रखा हुआ था। उस चाकू से यह वंशिता के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। विशाल और संतोष दोनों ने ही अपनी पूरी ताकत से वंशिता के ऊपर 20 से 22 बार चाकू से हमला किया था, जब तक वह मर नहीं गई। उसके मरने के बाद उन्होंने उसके कपड़े चेंज किए, उसके ड्रेस निकालकर उसे दूसरे कपड़े पहनाए। उसके बाद एक कंबल में लपेटकर वंशिता की डेड बॉडी को एक सूटकेस में फिट किया जाता है। उसके बाद यह दोनों बाहर आते हैं, एक ऑटो रेंट करते हैं। उसी ऑटो में बैठकर ये रेलवे स्टेशन जाते हैं। इनके पास वो सूटकेस भी था जिसमें वंशिता की डेड बॉडी थी। उस बॉडी को लेकर ये ट्रेन में चढ़ जाते हैं और बीच में मौका पाकर एक पुल से उस बैग को ट्रेन से ही धक्का दे देते हैं और उस बैग को फेंकने के बाद ये दोनों फरार हो जाते हैं। पहले ये दोनों अजमेर जाते हैं, उसके बाद जम्मू जाते हैं। जम्मू से जाने के बाद फिर गुजरात आ जाते हैं और इसी तरीके से पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था। लेकिन सवाल अभी भी यह बना हुआ था कि अगर संतोष और वंशिता के बीच में दोस्ती थी तो संतोष ने वंशिता की हत्या क्यों की। इस पर संतोष पुलिस को बताता है कि कुछ महीने पहले उसकी दोस्ती जो है वो वंशिता राठौड़ के साथ सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। ये दोनों बायस कॉल भी बात किया करते थे और बीच में मुलाकातें भी किया करते थे। लेकिन इनकी मुलाकात के दौरान एक दिन वंशिता के घर वाले इन्हें देख लेते हैं। ये वंशिता को भी बहुत डांट फटकार लगाते हैं, साथ ही संतोष को भी काफी ज्यादा डराते और धमकाते हैं और बताया ऐसा जाता है कि इन्होंने संतोष के ऊपर हाथापाई भी की थी, जिससे संतोष काफी हर्ट हो गया था और उसने प्लान बना लिया था कि वह वंशिता के घर वालों को सबक सिखाएगा और इसी के चलते इसने मीठी मीठी बातें करके वंशिता को फंसाए रखा। मौका पाकर 25 अगस्त 2022 को इसने वंशिता को मिलने के लिए बुलाया। उस दिन वह स्कूल न जाकर करके संतोष से मिलने गई। मिलने के बाद इन्होंने साथ में समय बिताया, जिसके बाद वंशिता कहती है कि अब वो दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके घर वाले इस बात के लिए अलाउ नहीं करते हैं। लेकिन संतोष और उसके दोस्त विशाल ने तो पहले से ही वंशिता को मारने का प्लान बना रखा था और इसी के चलते संतोष ने अपनी मां का पुश्तैनी हार बेचकर 2 लाख रुपए इकट्ठा किए थे और उसी पैसे से ही इसने एक चाकू खरीदा था और पूरी प्लानिंग बनाई थी। उसी चाकू से इन्होंने वंशिता की हत्या की और हत्या करने के बाद उन्हीं पैसों की मदद से यह लगातार फरार होते रहे। संतोष नाम के इस 21 साल के लड़के ने पुलिस को बताया कि वंशिता की हत्या करने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि वंशिता के घर वालों ने उसे बेइज्जत किया था और उसी बेइज्जती का बदला करने के लिए उसने वंशिता को ही रास्ते से हटा दिया। तो ये थी वंशिता राठौड़ के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। लेकिन ये कहानी आपको दिखाने का उद्देश्य एक यह भी है कि आप में से जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके घर में भी आपकी बेटी जरूर होगी। अगर यह कहानी आपने पूरी देखी है तो आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि किसी भी कदम पर अगर आपको ऐसा लगे आपकी बेटी किसी गलत दिशा में जा रही है तो उसे पहले प्यार से समझाएं, बुझाएं और हमेशा अपने बच्चों पर नजर रखें वो कहाँ जाते हैं। कभी भी अपने बच्चों पर ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नहीं करना है, क्योंकि बहुत से केसेस में ऐसा देखा गया है कि माँ बाप अपने बच्चों पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं, जिस कारण से हादसे होते हैं। साथ ही बच्चों को भी यह देखना चाहिए कि बहुत छोटी सी उम्र में जब उनकी पढ़ने लिखने की उम्र होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है, वो रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, दोस्ती कर लेते हैं। तो इन सारी बातों पर नजर रखना माँ बाप का कर्तव्य बनता है। बाकी आपने इस कहानी से क्या सीख ली कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।
तब तक आप सभी अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 17 जुलाई 2025 सुबह के 5:15 बजे बिहार के पटना में लोकेटेड पारस हॉस्पिटल से कुछ दूर दो लोग खड़े थे, जिसमें से एक सफेद शर्ट पहने था और दूसरा हेलमेट लगाए खड़ा था। कि तभी कुछ ही देर में उन लोगों के पास कैप लगाए चार लोग आते हैं। उनके आने के बाद हेलमेट पहने शख्स आगे निकल जाता है और फिर वो पांच लोग आपस में कुछ देर बातचीत करने के बाद हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं। उस वक्त किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह पांच लोग किस इरादे से हॉस्पिटल जा रहे थे। सुबह के 7:25 पर पारस हॉस्पिटल के सेकंड फ्लोर पर सन्नाटा पसरा हुआ था जब यह पांच लोग उस फ्लोर के कॉरिडोर पर दाखिल होते हैं। कमरा नंबर 209 के बाहर पहुंच यह पांचों लोग अपने साथ लाई हुई गन को लोड करते हैं और उसी रूम में घुस ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। 10 सेकंड्स तक चली इस गोलीबारी के बाद कमरे में घुसे पांच में से चार लोग वापस बाहर निकलकर सीढ़ियों की तरफ भागते हैं और उसके 15 सेकंड्स बाद पांचवा शख्स बड़े इत्मीनान से टहलते हुए वापस लौट जाता है। कुछ ही देर में यह खबर पूरे देश में फैल जाती है कि पटना के पारस हॉस्पिटल के अंदर गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और मरने वाला शख्स कोई मामूली आदमी नहीं बल्कि पटना का कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा है। यह बिल्कुल उसी तरह से था जब 13 जून 1998 की शाम 5 बजे आईसीयू में एडमिट बिहार सरकार के मंत्री ब्रिज बिहारी प्रसाद को हॉस्पिटल के अंदर घुसकर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी जाती है। वह भी तब जब मंत्री जी की सिक्योरिटी में 22 कमांडो तैनात थे और मारने वाले ने 2 दिन पहले से ही मीडिया के सामने मारने का ऐलान कर दिया था। यह काम किसी आम कॉन्ट्रैक्ट किलर का नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सबसे खतरनाक गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने अंजाम दिया था। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसकी लाइफ पर बेस्ड रंगबाज नाम से यह हिट वेब सीरीज बनी। लेकिन जो किस्सा अब आप सुनने वाले हैं वो भी किसी क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज की स्क्रिप्ट जैसा लगेगा और असल जिंदगी की इस कहानी के हर पन्ने पर आपको मिलेगा अपराध, खून और बदले का वो सिलसिला जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। दरअसल चंदन मिश्रा की कहानी शुरू होती है पटना से लगभग 140 किलोमीटर दूर बक्सर के एक छोटे से कस्बे से। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, माँ बाप और घर का इकलौता बेटा चंदन। बाप गांव के दबंग, इसलिए गांव में उनकी हनक थी। पूरा परिवार चंदन से बेपनाह प्यार करता था और चंदन उसका जुनून था क्रिकेट। लेकिन एक लोकल मैच ने चंदन की जिंदगी का स्कोरबोर्ड हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन ग्राउंड पर छोटी सी बात पर चंदन की तकरार सोनू नाम के एक लड़के से होती है जो गुस्से में चंदन को सबके सामने पीट देता है। बेइज्जती, दर्द और उससे भी ज्यादा ईगो पर चोट। चंदन बदला लेने के इरादे से सोनू के घर शिकायत करने जाता है, लेकिन वहां उसे इंसाफ नहीं बल्कि मिलती है सिर्फ और सिर्फ और ज्यादा बेइज्जती, क्योंकि सोनू के घर वाले भी उसे मारकर भगा देते हैं। उस रात चंदन ने फैसला कर लिया कि अब बात क्रिकेट की नहीं थी, बात इज्जत की थी। वो घर लौटता है और अगली सुबह अपने बाप की लाइसेंसी बंदूक उठा सोनू के घर के सामने जाकर उसे बाहर बुलाता है। सोनू जो कल तक उस पर हावी था, ओवर कॉन्फिडेंस में जैसे ही बाहर आता है, चंदन बिना किसी वार्निंग, बिना किसी बखेड़े के उस पर गोली चला देता है। यह उसकी जिंदगी का पहला टर्निंग पॉइंट था, जहां से चंदन मिश्रा एक आम लड़के से बन गया एक कातिल। जब तक यह बात चंदन के घर वालों तक पहुंची, तब तक पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। घर वाले दौड़ते भागते थाने पहुंचते हैं और पुलिस को चंदन का बर्थ सर्टिफिकेट दिखा बताते हैं कि उनका बेटा अभी नाबालिग है। वेरिफिकेशन में यह बात सच साबित होती है और चंदन को जेल नहीं बल्कि बाल सुधार गृह भेजा जाता है। पर जहां उसे सुधारा जाना था वही जगह उसकी बर्बादी का गढ़ बन गई। 3 साल उसने उन लड़कों के बीच गुजारे जो छोटी मोटी चोरी से लेकर कत्ल तक सब कुछ कर चुके थे। जब 3 साल बाद चंदन बाल सुधार गृह से बाहर आया, तब वो एक कातिल के रूप में तैयार हो चुका था। अब वह क्रिकेट का शौक रखने वाला सीधा साधा लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा शातिर अपराधी बनने वाला था जिसके लिए गैंगस्टर बनना ही उसका जुनून बन चुका था। बाल सुधार गृह से बाहर आने के बाद चंदन की मुलाकात शेरू उर्फ ओमकार नाथ सिंह से होती है। दोनों की दोस्ती एक म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए होती है। शेरू भी बाल सुधार गृह में समय काट चुका था और चंदन की तरह उसे भी क्रिकेट का शौक था। पर अब खेल क्रिकेट की पिच पर नहीं, अपराध के मैदान में शुरू हुआ। चंदन और शेरू, दो नाबालिग मुजरिम की जोड़ी, एक नया खेल शुरू करती है। रंगदारी का रंगदारी मतलब एक्सटॉर्शन मनी। छोटी दुकानें,
ठेकेदार, कंस्ट्रक्शन साइट्स, मारपीट कर पैसे वसूलना इनका तरीका बन गया। जब पैसा आने लगा तो अगला कदम था हथियारों के दम पर बड़ी दुकानों और कारोबारियों को लूटना, उनसे रंगदारी वसूलना। आरा और बक्सर में दोनों के नाम का खौफ फैलने लगा। दहशत का दूसरा नाम बने महज 18 से 19 साल के इन दोनों लड़कों के नाम से लोग कांपते थे। इन दोनों के बढ़ते वर्चस्व को देखते हुए कई नई उम्र के लड़के इनको ज्वाइन करने लगे और यहीं से शुरुआत हुई चंदन शेरू गैंग की। जब चंदन और शेरू का गैंग पनपने लगा, तब इन दोनों ने सबसे पहले एक मोटरसाइकिल खरीदी। सिर्फ खरीदी ही नहीं बल्कि चलाना भी सीखा। लेकिन एक एल्गोरिथम अलग तरीके से सुनकर थोड़ा अजीब लगेगा, पर इनकी ट्रेनिंग भी कुछ हटके थी। नॉर्मल लोगों की तरह दोनों एक डायरेक्शन में नहीं बैठते थे। जब चंदन बाइक चला रहा होता तो शेरू उसके पीछे मुंह घुमाकर उल्टी डायरेक्शन में बैठता। इसका रीजन सिंपल था, ये लोग चलती बाइक से सीधा शूट करते थे, जो आगे चलकर इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया। इस तरीके ने इनके हौसले और बढ़ा दिए, क्योंकि अब यह किसी भी जगह से किसी भी वक्त वॉर कर सकते थे, बिना रुके, बिना डरे। फिर आया साल 2011। ये साल इनके अपराध के सफर का सबसे खतरनाक चैप्टर था, क्योंकि पूरे साल चंदन और शेरू ने मिलकर एक के बाद एक 6 हत्याओं को अंजाम दिया। हर मर्डर ने पुलिस की नींद उड़ा दी और शेरू चंदन गैंग का नाम हर कोने में फैल गया। जब पुलिस का डर खत्म हो जाए तो गैंग का असली चेहरा दिखता है। इतने सारे मर्डर्स के बाद शेरू चंदन गैंग के अंदर पुलिस का डर मिट चुका था। औरत, पैसा, पॉलिटिक्स, अब इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। हाल यह था कि चंदन खुद तारीख बताकर मर्डर करने लगा था। तुमको कल गोली मारेंगे, ऐसा कहकर वो अगले दिन वैसे ही करता, और बिहार पुलिस उनकी तो इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। मीडिया से लेकर पब्लिक और अपोजिशन तक सब सवाल उठाने लगे थे। जुलाई 2011 तक 5 मर्डर्स कर चुके चंदन और शेरू का अगला निशाना थे एक मशहूर चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी, एक दबंग और सफल व्यापारी जिनकी पुलिस से लेकर पॉलिटिशियंस तक हर जगह अच्छी पहुंच थी। जब चंदन शेरू ने उनसे रंगदारी मांगी तो राजेंद्र केसरी ने सोचा कि यह नए लड़के मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, और उन्होंने एक्सटॉर्शन मनी देने से सीधा मना कर दिया। फिर आई 20 अगस्त 2011 की शाम। जब चंदन को पता चला कि राजेंद्र केसरी ने पैसा देने से इनकार कर दिया तो वह गुस्से से पागल हो गया। बीच बाजार में सबके सामने उसने ऐलान कर दिया, कल 21 अगस्त को मैं राजेंद्र केसरी को गोली मारूंगा। लोगों ने इस धमकी को हल्के में लिया। सबको लगा राजेंद्र केसरी जैसे आदमी को कोई कैसे मार सकता है। राजेंद्र केसरी खुद भी कॉन्फिडेंट थे, क्योंकि उनकी पहुंच और दबदबा उनके आसपास एक इनविजिबल शील्ड की तरह था। लेकिन अगले दिन 21 अगस्त को सब गलत साबित हो गए, क्योंकि एक दिन पहले ऐलान की गई उसी तारीख पर शेरू और चंदन ने मिलकर बीच बाजार में राजेंद्र केसरी की गोली मारकर हत्या कर डाली। राजेंद्र केसरी की हत्या ने बिहार के पूरे सिस्टम को हिला डाला, क्योंकि उनकी पहचान सिर्फ एक बिजनेसमैन के रूप में नहीं, बल्कि उनकी पहुंच राजनेताओं और पुलिस के बड़े अधिकारियों तक थी। यही वजह थी कि उनकी हत्या ने बिहार की पूरी सियासत में हंगामा मचा दिया था। अब तक जो केस सिर्फ बिहार के गैंग तक सीमित था, वह अब पॉलिटिकल इशू बन गया। राजनीति से लेकर मीडिया तक सब तरफ से पटना पुलिस पर ऑफिशियली एक्शन लेने का दबाव बढ़ने लगा। पुलिस जब गहरी नींद से जागी तब तक चंदन और शेरू के खिलाफ 25 मुकदमे दर्ज हो चुके थे, जिनमें से 12 से ज्यादा सिर्फ मर्डर के थे। पुलिस जब पूरी शिद्दत से इन दोनों के पीछे लगी तो चंदन और शेरू को लग गया कि इस बार बात सीरियस है। इसलिए बिना देरी किए दोनों बक्सर छोड़ बॉर्डर के उस पार नेपाल भाग गए। बिहार पुलिस को जब इसकी टिप मिली तो वह भी नेपाल आ गई। लेकिन जैसे ही वो इनके करीब पहुंची तो नेपाल पुलिस ने इंटरवीन कर दिया। चूंकि 2 अलग अलग देशों का मामला था, इसलिए पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज के चक्कर में टाइम लग गया। और इसी डिले का फायदा चंदन और शेरू ने उठाया, क्योंकि पुलिस के इस ऑपरेशन की खबर मिलते ही वो नेपाल छोड़ बिहार के रास्ते सीधा कोलकाता पहुंच गए। बस एक कदम दूर से ही दोनों बिहार पुलिस के खवाए हाथों से फिसल गए थे। कुछ महीने ऐसे ही बीते। साल खत्म होने को था कि तभी बढ़ते प्रेशर के बीच बिहार पुलिस को एक और टिप मिली, और इस बार लोकेशन थी कोलकाता। आखिरकार इस बार बिना किसी चूक के पूरी प्लानिंग के साथ बिहार और बंगाल पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में चंदन और शेरू को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से इस कहानी में एक नया ट्विस्ट शुरू हुआ। चंदन और शेरू को गिरफ्तार करने के बाद उन्हें वापस बक्सर लाया गया, जहां उनके ऊपर लोअर कोर्ट में ट्रायल चला। लेकिन बक्सर जेल में इन दोनों का ऐसा आतंक था कि पुलिस ने उन्हें वहां से हटाकर अलग अलग जेल्स में शिफ्ट करना शुरू कर दिया। पहले भागलपुर जेल, फिर वहां से बेयूर जेल, और उसके बाद पूर्णिया जेल। एक जेल से दूसरी जेल
मानो सिस्टम भी इन दोनों से परेशान हो चुका था। और फिर आया राजेंद्र केसरी के मर्डर केस का फैसला, जिसमें लोअर कोर्ट ने चंदन मिश्रा को उम्र कैद और शेरू को फांसी की सजा सुनाई। एक ही अपराध की दो अलग अलग सजा। यह जजमेंट शेरू के दिल में तीर की तरह चुभ गया। उसे लगा कि यह सब चंदन की सेटिंग के चलते हुआ है और इसलिए उसे कम सजा हुई है। दोनों ने कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, जिसके बाद हाईकोर्ट के जजमेंट में चंदन की उम्र कैद में कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन शेरू की फांसी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जेल ने शेरू के अंदर एक ऐसा जहर भर दिया था कि यह दोस्ती अब दुश्मनी में बदल चुकी थी। शेरू के दिमाग में बसे गिले शिकवे सिर्फ कोर्ट के फैसले तक नहीं थे, बल्कि उसके मन में कई और बातें चल रही थीं। जैसे उसे लगने लगा कि चंदन ने रंगदारी और लूट के पैसे का सही बंटवारा नहीं किया और उसे हमेशा कम पैसे दिए गए। चंदन के परिवार की ही एक लड़की से शेरू की नजदीकियां बढ़ गई थीं, लेकिन दोस्त होने के बावजूद अलग कास्ट होने के चलते चंदन को यह बात नागवार गुजरी थी, जिसको लेकर दोस्ती के पीछे एक अनकही सी टेंशन हमेशा से छुपी हुई थी। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पुलिस एक्शन। जेल के बाहर जब पुलिस ने गैंग के लोगों को पकड़ना शुरू किया, तो ज्यादातर शेरू के गुट के लड़के ही एनकाउंटर में मारे जा रहे थे या उठाए जा रहे थे। जब शेरू के लोग उससे मिलने जेल आए तो उन्होंने शेरू से कहा कि चंदन ही उनके लड़कों की मुखबिरी पुलिस से कर रहा है। जेल के अंदर बैठे शेरू के मन में ज्वालामुखी फट रहा था और उसके शक ने तब यकीन का रूप ले लिया जब चंदन ने भागलपुर जेल से सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट डाले। जेल के अंदर से फोन चलाना यह कोई आम काम नहीं था। यह सिर्फ तब होता है जब सिस्टम में अंदर तक सेटिंग हो। शेरू समझ गया कि चंदन की पुलिस और जेल के अंदर तक पहुंच है। एक ही गैंग के दो साथी, एक ही केस के दो मुजरिम, लेकिन जेल के अंदर एक के साथ वीआईपी ट्रीटमेंट और दूसरे के साथ बदसलूकी। यह देख शेरू के मन में अब सिर्फ एक ही सोच थी कि चंदन सिर्फ अपने लिए खेल रहा है और वह उसके खेल का मूर्ख प्यादा बन चुका है। दोनों की दुश्मनी अब खुली किताब बन चुकी थी। और जब यह बात जेल के ऑफिशियल्स तक पहुंची तो जेल में शांति बनाए रखने के लिए दोनों को अलग अलग जेल में भेजने का फैसला लिया गया। चंदन को भागलपुर से पटना की बेयर जेल ट्रांसफर कर दिया गया, वहीं शेरू को पूर्णिया जेल भेज दिया गया और बस यहीं से सब कुछ ऑफिशियली अलग हो गया। वो चंदन शेरू गैंग जिसके नाम से कभी सिस्टम कांपता था, अब दो टुकड़ों में बंट चुका था और अगर कुछ बाकी था तो वह था पुरानी दोस्ती का खून से लिखा जाने वाला अंजाम। पिछले 14 सालों में चंदन और शेरू ने कई बार पैरोल के लिए अप्लाई किया, कभी किसी रिलेटिव की डेथ तो कभी कोई फैमिली इशू का रीजन देकर, लेकिन हर बार दोनों की अपील रिजेक्ट कर दी गई। जून 2025 में चंदन मिश्रा ने फिर पैरोल की एप्लीकेशन दी, लेकिन इस बार पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मेडिकल ग्राउंड्स पर आखिरकार चंदन मिश्रा को पैरोल मिल गई और वो 3 जुलाई 2025 को 15 दिन के लिए जेल से बाहर आया। जब जेल के अंदर बैठे शेरू को यह खबर मिली तो उससे ये एक अच्छा मौका दिखा चंदन से बदला लेने का, क्योंकि जेल के अंदर जहां हर कोने में सीसीटीवी, पुलिस और इन्फॉर्मर्स होते हैं, वहां चंदन तक पहुंच पाना नामुमकिन था। लेकिन जेल के बाहर पैरोल पर निकला चंदन अब एक सॉफ्ट टारगेट था और यहीं से शुरू हुई चंदन मिश्रा के मर्डर की प्लानिंग, जिसे सिर्फ 15 दिन के अंदर अंजाम देना था। और शेरू को जेल के अंदर से यह काम करवाने के लिए किसी ऐसे शख्स की तलाश थी जिस पर वह भरोसा कर सके। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है तौसीफ बादशाह की। पटना के फुलवारी शरीफ में पैदा हुआ तौसीफ वहीं पर पला, बड़ा और बिगड़ा भी। घर वालों ने वैसे नाम तो तौसीफ रजा रखा था, लेकिन तौसीफ को चाहिए थी एक अलग पहचान, और इसलिए जब उसने क्राइम की दुनिया में कदम रखा तो उसने खुद को नाम दिया तौसीफ बादशाह। छोटी मोटी लूटपाट से शुरू हुआ सफर पैसे के बदले हत्या करने तक पहुंच गया और धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में तौसीफ बादशाह का नाम बिहार झारखंड में फैलने लगा। मालूम यह है कि बिहार या झारखंड में किसी को खत्म करवाना हो तो सबसे पहले तौसीफ बादशाह का ही नाम आता था। तौसीफ बादशाह सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट किलर नहीं था, बल्कि वो अपनी इमेज को लेकर भी ऑब्सेस था। उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद के नाम से अकाउंट्स बना रखे थे, जहां वो रील्स बनाकर अपनी लाइफस्टाइल को एक गैंगस्टर ब्रांड की तरह शोकेस करता था। तौसीफ का आइडल था दाऊद इब्राहिम और वो उसी के जैसे पोज, कपड़े और एटीट्यूड की नकल करता था। इनफैक्ट उसका सोशल मीडिया बायो भी उसी माइंडसेट का सबूत था। ऑनलाइन दुनिया में वो एक सेलिब्रिटी गैंगस्टर जैसा हो गया था, जिसे लोग फॉलो करते थे, डरते थे और कुछ तो सीक्रेटली इंस्पायर भी होते थे। शेरू के पास मौजूद ऑप्शंस में से इससे अच्छा किलर कोई और नहीं था। शेरू ने अपने गैंग के जरिए तौसीफ बादशाह को कांटेक्ट किया और चंदन मिश्रा की हत्या की सुपारी दी गई।
तौसीफ को लगा कि चंदन मिश्रा जैसे बड़े गैंगस्टर को मारकर अपराध की दुनिया में उसका नाम और भी बड़ा हो जाएगा। इसलिए उसने इसकी सुपारी ले ली, लेकिन यह काम आसान नहीं था। चंदन परोल पर जेल से बाहर तो आया, लेकिन हॉस्पिटल जाने की बजाय सीधा अपने इलाके बक्सर चला गया। उसी जगह जहां उसकी पकड़ मजबूत थी, जहां लोग उसके नाम से डरते थे और जहां उसका अपना नेटवर्क था। यही तौसीफ की पहली रुकावट थी। इसलिए तौसीफ अपनी गैंग के साथ उस मौके का इंतजार करने लगा जब चंदन किसी वजह से बक्सर से बाहर निकले। पर इंतजार लंबा चलता चला गया। 10 से 12 दिन बीत गए और चंदन अपने ही गढ़ में छुपा रहा। तौसीफ के लिए यह डिले रिस्की होने लगा। अगर 15 दिन के अंदर कुछ नहीं होता तो चंदन अपनी पैरोल के खत्म होने पर वापस जेल चला जाता। फिर उस तक पहुंचना और भी मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर एक खबर ने गेम को पूरी तरह से बदल दिया। चंदन को जेल लौटने से पहले पटना के पारस हॉस्पिटल में अपना पाइल्स का ऑपरेशन करवाना था। वही ऑपरेशन जिसकी वजह से पैरोल मिली थी। चंदन 13 जुलाई को हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और 15 जुलाई तक उसकी सर्जरी भी हो गई। यह वही पल था जिसका तौसीफ इंतजार कर रहा था। हॉस्पिटल जैसे ओपन पब्लिक स्पेस में अटैक का प्लान रिस्की था, लेकिन यह भी सच था कि इकलौता मौका था जब चंदन अपने इलाके से बाहर था और पारस हॉस्पिटल तौसीफ के लिए अजनबी जगह भी नहीं थी, क्योंकि उसकी पहचान के लोग पहले भी वहां एडमिट हो चुके थे, जिसके चलते उसका आना जाना वहां होता रहता था। आखिरकार 17 जुलाई 2025 को, जिस दिन चंदन मिश्रा डिस्चार्ज होने वाला था, उसी सुबह करीब 7:15 पर तौसीफ हथियारों से लैस अपनी गैंग के साथ बेफिक्र हॉस्पिटल के सीधा उसी रूम में दाखिल हुआ जहां चंदन एडमिट था और ताबड़तोड़ फायरिंग कर कुछ सेकंड्स में उसे मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद सभी 2 बाइक पर सवार होकर पिस्तल लहराते हुए वहां से निकल गए। यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ एक गैंगस्टर की हत्या नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि अगर अपराधियों को कानून का जरा सा भी डर नहीं है तो फिर आम जनता किसके सहारे खुद को सुरक्षित माने। क्योंकि जिस सिक्योरिटी सिस्टम और लॉ इन्फोर्समेंट के भरोसे हम रहते हैं, उसी में ही कई लेवल्स पर ना सिर्फ खामियां हैं बल्कि बेईमानी बसी है। पारस हॉस्पिटल जैसे रेपुटेड अस्पताल में बिना एंट्री पास के 5 लोगों का एक साथ एंटर कर जाना अपने आप में एक सिक्योरिटी लैब्स है। हॉस्पिटल रूल के मुताबिक एक समय में सिर्फ 2 लोग ही पेशेंट से मिल सकते हैं। फिर भी 5 लोगों का एक साथ घुस जाना स्टाफ की मिलीभगत या लापरवाही को साबित करता है। सीसीटीवी फुटेज में क्लियरली दिखता है कि सभी अटैकर्स ने बिना मुंह ढके, बिना किसी हेजिटेशन के कमरा नंबर 209 में एंट्री ली। कोई भी कवर अप अटेम्प्ट नहीं था, जिससे उनकी हिम्मत और सिस्टम से उनके बेफिक्र होने का अंदाजा लगता है। रूम का लॉक खुला था या फिर जानबूझकर खराब करवा दिया गया। यह भी स्टाफ या इनाइडर इन्वॉल्वमेंट की तरफ इशारा करता है। सबसे बड़ा सवाल, जब ये लोग रूम के बाहरी पिस्तौल निकालते हैं तो क्या सीसीटीवी मॉनिटरिंग टीम सो रही थी? क्या उन्हें कुछ भी सस्पिशियस नहीं लगा? बिना किसी चेकिंग के जिस तरह अटैकर्स अपने पास हथियार लेकर आए थे, वो दिखाता है कि इतने सेंसिटिव एरिया में कोई भी मेटल डिटेक्टर, फ्रिस्किंग या सिक्योरिटी गार्ड एक्टिव नहीं था। जब गोलियों की आवाज गूंजी तो ना किसी सिक्योरिटी ने रिएक्ट किया और ना ही किसी को रोकने का प्रयास किया गया। अटैकर्स बिना रेजिस्टेंस के भाग निकले। पारस हॉस्पिटल से शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन सिर्फ 2.5 किलोमीटर, पुलिस हेडक्वार्टर्स 2 किलोमीटर और डुमरा चेक पोस्ट 1.5 किलोमीटर दूर है। इतनी नजदीकी के बावजूद न कोई पुलिस प्रेजेंस टाइमली थी, न कोई रोड ब्लॉकेज लगाया गया। इसके रूट पर कोई भी नाकाबंदी नहीं हुई, ना ही रियल टाइम ट्राइंग। अटैकर्स आसानी से भाग निकले जैसे उन्हें कोई डर ही नहीं था। तौसीफ सबसे लास्ट में निकला था। ऐसे में आशंका है कि तौसीफ ने मर्डर का वीडियो बनाया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हत्या का मकसद सिर्फ मारना नहीं, डर का प्रचार करना भी था। अगर यह वीडियो कभी वायरल होता है तो यह लॉ इन्फोर्समेंट की क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा धक्का पहुंचाएगा। यह बिहार की राजनीति का वो कड़वा सच है जहां नेता, गैंगस्टर और सिस्टम एक ही सिक्के के 3 पहलू बन चुके हैं। जनता के दर्द और उनके डर को सिर्फ वोट बैंक के नजरिए से देखा जाता है। उनकी तकलीफों को चुनावी भाषणों का एक जुमला बनाकर भुला दिया जाता है। एक हॉस्पिटल के बीच पुलिस चौकियों के इतने नजदीक कोई भी आदमी बिना किसी रुकावट के गोलियां चलाकर निकल जाए तो सवाल सिर्फ एक गैंगस्टर की मौत का नहीं, आम जनता की सुरक्षा का बन जाता है। अगर गैंगस्टर इस तरह से मारा जा सकता है तो आम आदमी किस गिनती में आता है? मई जून में ज्यादा मर्डर होते आई है वर्षों से। अप्रैल, मई, जून, जब तक बरसात नहीं होती है यह सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है और घटनाएं घटती हैं। यह कहानी सिर्फ एक गैंग वॉर या सुपारी किलिंग की नहीं, बल्कि यह कहानी है एक सिस्टम की चूक की।
यह कहानी है नाम और दहशत के लिए की जा रही हत्याओं की, जहां रील बनाना, बायो में डायलॉग लिखना और गन कल्चर को आइडल बनाना नए जमाने का गैंगस्टर होना बन गया है। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने संडे को प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि तौसीफ बादशाह, उसका मौसेरा भाई निशु खान और उसके दो साथी हर्ष और भीम को कोलकाता पुलिस और एसटीएफ की मदद से अरेस्ट कर लिया गया है। 3 शूटर्स को बिहार पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस के पकड़ से भाग रहे बलवंत और रवि रंजन सिंह नाम के 2 बदमाशों को पैरों में गोली मारी गई। इंटेरोगेशन में पता चला है कि मर्डर की प्लानिंग निशिशु खान के घर पर हुई थी। चंदन की हत्या से पहले जितने भी लोग शामिल थे, सब निशिशु के घर पर जमा हुए थे। एसएसपी के मुताबिक निशिशु खान पर पहले से ही रंगदारी और आर्म्स एक्ट के तहत केसेस दर्ज हैं। टोटल 9 लोग डायरेक्टली इस मर्डर में शामिल थे। अब तक मर्डर में यूज हुई बाइक और हथियार बरामद नहीं हुए हैं और बाकी लोगों की तलाश जारी है। यह केस एक वार्निंग है, एक सिग्नल है कि अगर सिस्टम के अंदर ही साजिश पल रही है तो कानून सिर्फ किताबों तक ही सीमित रह जाता है और तब इंसाफ सिर्फ एक सपना बन जाता है। एक ऐसा सपना जो हर आम आदमी रोज आंखों में लेकर सोता है, लेकिन जागता सिर्फ खौफ के साथ है। अगर यह रियल स्टोरी आपको पसंद आई हो और रोज एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।